अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। मर्द है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी। मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ। मैं हूं तारिक महमूद। मैं उमैद इम्तियाज। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है मेडिटेरियन क्वाड इस्लामिक नेटो। तो देखते हैं जी वीडियो और अपना रिव्यू पर देंगे। कौन हम करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, इतिहास सदैव खुद को दोहराए या न दोहराए, लेकिन उसकी गूंज बहुत साफ सुनाई देती है। उस्मानी साम्राज्य के पतन के लगभग 100 साल हो चुके हैं और आज भूमध्य सागर की लहरों पर एक पुराना साया फिर से आकार ले रहा है। और इस बार यह साया सिर्फ ग्रीस या इजराइल से नहीं टकरा रहा, बल्कि इसकी हलचल सीधे दिल्ली के रॉयसीना हिल्स तक महसूस की जा रही है। आज हम एक नए काउंटर ज्योमेट्री के जन्म के गवाह बन रहे हैं। एक तरफ है पाकिस्तान, तुर्की और कतर का रिविजनिस्ट ट्रायो जो कि एक अनौपचारिक इस्लामिक नेटो का सपना देख रहा है और उसे साकार करने के लिए कदम दर कदम बढ़ा रहा है। और वहीं दूसरी तरफ है इजराइल, ग्रीस और साइप्रस, जिनके पास है एक ठोस और व्यवहारिक प्रैग्मेटिक आर्क। और इन दोनों के बीच में खड़ा है भारत, शतरंज के एक बिसात पर खड़ा है भारत। सीधा सवाल यह है कि क्या भारत दूसरे के झगड़े में कूदकर डेंजरस ओवररीच कर रहा है, या फिर यह 21वीं शताब्दी का सबसे कैलकुलेटेड स्ट्रैटेजिक मास्टर स्ट्रोक है जो भारत चलने जा रहा है। आज के इस वीडियो में हम डिकोड करेंगे मेडिटेरियन क्वाड को और भारत की नई ग्लोबल चेस बोर्ड को। तो शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले मैं आपको अपने सोशल मीडिया हैंडल्स बता देता हूं। यूपीएससी मेंटोर पंकज सर के नाम से आप मुझे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए, इस कहानी को समझने के लिए हमें सिर्फ खबरों को नहीं बल्कि नैरेटिव सॉवरेनिटी को भी समझने की आवश्यकता होगी। जो इस्लामिक नेटो की बात हो रही है वह धर्म की बात नहीं है, वह वास्तव में सत्ता के संतुलन की बात है। और इसके 3 बड़े पिलर्स हैं। सबसे पहला है तुर्की, जो नियो ऑटोमन विजन को लेकर के चल रहा है। एर्दोगन साहब जो हैं वे खुद को केवल राष्ट्रपति नहीं बनाना चाहते, वे सऊदी अरब की पारंपरिक लीडरशिप को चुनौती देकर उम्मा को नया राजनीतिक केंद्र बनाना चाहते हैं। और साथ ही साथ इन्होंने मावी वतन जैसी शब्दावली का प्रयोग करके तुर्की की समुद्री विस्तारवादी रणनीति को व्यवहारिक आकार देना शुरू किया है। यानी कि एक तरीके से नियो ऑटोमन लीडरशिप क्लेम कर रहे हैं एर्दोगन। इसके साथ साथ दूसरा पिलर है पाकिस्तान, जो हमारा पड़ोसी है। उसका एक कश्मीर नैरेटिव है जिसको वो बल देना चाहता है तुर्की के साथ मिलकर के। पाकिस्तान के लिए तुर्की एक डिप्लोमेटिक शील्ड है, एक ऐसा नेटो मेंबर जो कश्मीर को अंतरराष्ट्रीय और इस्लामिक मंचों पर मजबूती से समर्थन देता है। तीसरा इसका बड़ा पिलर है कतर, जो कि पेट्रो डॉलर और मीडिया की पावर हाउस है। वास्तव में कतर देता है पैसा और देता है अल जजीरा जैसे नैरेटिव शेपिंग मीडिया पावर को। जब तुर्की के ड्रोन ऑपरेशन सिंदूर के समय पाकिस्तान पहुंचते हैं और पाकिस्तान साइप्रस के पास तुर्की की अवैध ड्रिलिंग का समर्थन कर देता है, तो यह केवल दोस्ती नहीं होती, वास्तव में यह पैरेलल पावर आर्किटेक्चर होती है। यही वह सोच है जिसे हम शॉर्ट हैंड में, वेरी शॉर्ट तरीके से कह सकते हैं इस्लामिक नेटो, जो कि कागज पर इस नाम से तो नहीं आया है, लेकिन नियत और व्यवहार में यह क्लियर दिखाई देता है। इसके बाद बहुत महत्वपूर्ण रूप से समझिएगा कि यह मामला अचानक इतना लाइमलाइट में क्यों आया। तो यहां पर बवाल और सवाल यह है कि भूमध्य सागर के इतना वोलेटाइल होने के पीछे रीजंस को समझिएगा। और उसका रीजन है लेवेंटाइन बेसिन। यह बेसिन जो आप देख रहे हैं मैप में, जो वेस्ट बैंक, लेबनान, इजराइल के आसपास है, वास्तव में इस इलाके में इतना नेचुरल गैस है कि एक नया नॉर्वे बन सकता है। लेकिन तुर्की का कहना है कि यह हमारा है, इस पर हमारा अधिकार है। तुर्की इसके लिए ब्लू होमलैंड डॉक्ट्रिन पर काम करता है और मावी वतन जैसी फिलॉसफी को प्रोपोगेट करता है। वह ना तो इंटरनेशनल लॉ को मानता है, ना UNCLOS को मानता है, और सीधे सीधे वो कहता है यहां पर गन बोर्ड डिप्लोमेसी काम करेगी। तुर्की का बहुत क्लियर मैंडेट है कि पावर क्रिएट्स राइट्स, हमारे पास शक्ति है और हमारे पास अधिकार है। यहीं पर इजराइल, ग्रीस और साइप्रस को एहसास होता है कि अकेले रहकर हम इस बुली को रोक नहीं सकते, और इसीलिए हमें चाहिए एक ऐसा पार्टनर जो सिर्फ सैन्य ताकत ना हो, बल्कि जिसकी सभ्यतागत और कूटनीतिक साख भी ग्लोबल लेवल पर हो। और यहीं से आता है भारत का नाम मेज पर, और भारत को इनवाइट किया जाता है 3+1 समिट के लिए। देखिए, भारत की अगर हम बात करते हैं तो 70 साल तक भारत की रणनीति और
विदेश नीति ऐसी थी कि हम स्ट्रेटेजिक साइलेंस मेंटेन करते थे, लेकिन भारत अब बदल चुका है और अब भारत काउंटर इनसर्कलमेंट की पॉलिसी पर काम कर रहा है। सबसे पहली चीज यह है कि काउंटर इनसर्कलमेंट में जिस तरीके से तुर्की ने कश्मीर में रेड लाइन क्रॉस की है, हमारे प्रधानमंत्री ने तुर्की के पड़ोसी देशों की तुरंत यात्रा की। महत्वपूर्ण यह है कि पहली थ्योरी इसमें यह है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। ग्रीस इजराइल के साथ एक रणनीतिक साझेदारी करके हम भारत के लोग जो हैं वो संदेश साफ देना चाहते हैं कि अगर तुम हमारे आंगन में आओगे तो हम तुम्हारे दरवाजे पर खड़े मिलेंगे। दूसरी, IMEC कॉरिडोर की सिक्योरिटी का भी मुद्दा है। वास्तव में भारत का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर का, और यह इसी समुद्र से गुजरता है, और अगर इस समुद्र में तुर्की का दबदबा बढ़ा तो भारत की यूरोप तक की जो सप्लाई चेन का ड्रीम है वो एक तरीके से यह पॉइंट चोक पॉइंट बनकर के उभर आएगा। तीसरा, जो भारत है वहां पर भारत के लिए रणनीति है मल्टी थिएटर इंडिया की। भारत अब सिर्फ इंडिया पैसिफिक में नहीं रहना चाहता। भारत ग्रीस के साथ मिलकर के नेवल ड्रिल्स कर रहा है, इजराइल के साथ मिलकर के इंटेलिजेंस सिनर्जी बना रहा है और दिखाता है कि भारत अब ग्लोबल सिक्योरिटी प्रोवाइडर की भूमिका निभाना चाहता है और एक तरीके से मल्टी थिएटर इंडिया का कॉन्सेप्ट विजुअलाइज कर रहा है। यहां पर देखिए, इन दोनों को कंपैरेटिव भी हमें समझना चाहिए, इस्लामिक नेटो को और मेडिटेरियन क्वाड को। इस्लामिक नेटो में आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है, जहां पर धार्मिक राष्ट्रवाद की भावना और इस्लाम की भावना के आधार पर काम किया जा रहा है। यहां पर हाइब्रिड वॉरफेयर, जहां पर प्रॉक्सी वॉर के साथ साथ प्रोपोगेंडा वॉर को भी बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है, और ये सब रिविजनिस्ट हैं, यानी कि एक तरीके से पुरानी व्यवस्था को चुनौती दे करके एक आदिम काल की व्यवस्था के साथ साथ सपोर्ट करते हैं। लेकिन अगर हम मेडिटेरियन क्वाड की बात करें तो यहां पर शेयर्ड इंटरेस्ट है ऊर्जा और व्यापार के 3+1 सभी के साथ, और इसके साथ साथ मैरीटाइम स्टेबिलिटी, समुद्री सुरक्षा की बात की जा रही है, और यह प्रैग्मेटिक है, यानी कि राष्ट्रहित प्रथम के आधार पर चलाया जा रहा है, बनाया जा रहा है। देखिए, 20वीं शताब्दी में विचारधाराएं युद्ध जीतती थी, लेकिन 21वीं सदी की अगर हम बात करें तो यहां पर ज्योमेट्री जीतती है। भारत ने भावनाओं के बजाय हितों को चुना है, और भारत की रणनीति पिछले कई समय से आप देख रहे होंगे कि हम अपने हितों को प्रथम रख करके ही अपनी विदेश नीति, रक्षा नीति और वित्तीय नीतियों का निर्माण और पालन कर रहे हैं। लेकिन यहां पर इतनी अच्छी चीजों के साथ साथ हमें उन जोखिमों को भी समझना चाहिए जो जोखिम इसके साथ एसोसिएटेड हैं। भारत के लिए क्या रिस्क है? भारत के लिए सबसे बड़ा रिस्क है अरब वर्ल्ड के साथ बैलेंस मेंटेन करना। देखिए, सऊदी और UAE जो कि एक तरीके से आयरन ब्लड ब्रदर माने जाते थे, लेकिन अब उनके बीच में भी विरोधाभास है, और सऊदी और UAE इस समय दोनों ही भारत के साथ एक तरीके से कंफर्टेबल हैं, क्योंकि तुर्की की महत्वाकांक्षा से दोनों डरे हुए हैं। दूसरी चीज यह है कि भारत कहीं ना कहीं ओवर स्ट्रेच या ओवर एक्सटेंशन कर रहा है। क्या भारत एक साथ चीन और तुर्की को हैंडल कर सकता है? यही कैपेसिटी बिल्डिंग का भारत के लिए एक बहुत बड़ा टेस्ट होने जा रहा है, क्योंकि भारत को बहुमोर्चा युद्ध संभालने के लिए अपने आप को दिखाना पड़ेगा, और भारत के पास संसाधनों की एक सीमा है। तीसरा बड़ा जो डिलेमा है भारत के साथ डिप्लोमेटिक है, वो है नेटो और रसिया का डिलेमा। देखिए, ग्रीस नेटो का पार्ट है, रशिया के साथ क्या इक्वेशन बनानी है, कश्मीर में रूस की भूमिका को भी देखना होगा। देखिए, ग्रीस नेटो में है और रूस हमारा बहुत पुराना दोस्त है, और यहां पर भारत को बड़ी प्रिसीजन डिप्लोमेसी के साथ काम करना होगा। तो चौथी बड़ी चीज है कि हमें प्रिसीजन डिप्लोमेसी, यानी कि हर कदम सोच समझकर, एक गलती के साथ साथ कई मोर्चों पर समस्या खड़ी करने की हालत आ जाएगी। अब तो क्या यह हम माने मास्टर स्ट्रोक है? देखिए, भारत भूमध्य सागर पर किसी भी प्रकार का कब्जा नहीं करना चाहता, वहां के संसाधनों पर दावा भी नहीं करना चाहता, लेकिन वहां पर एक वीटो पावर जैसी कंडीशन अवश्य चाहता है। इस्लामिक नेटो एक प्रकार से अतीत की सोच से निकला हुआ संगठन है, और मेडिटेरियन क्वाड की अगर हम बात करें तो यह भविष्य की जरूरतों से निकला हुआ समाधान है। और यही अगर हम बात करें तो यह न्यू ग्रेट गेम में एक प्रकार से भारत में आप यदि टेबल पर नहीं बैठे हैं तो कम से कम आप मेन्यू में शामिल नहीं हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो हमें टेबल पर बैठना भी है और मेन्यू में शामिल होना भी है, और भारत ने टेबल पर बैठना चुन लिया है। यहां पर बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें यूपीएससी के नजरिए से क्या ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले ध्यान देना चाहिए एक नया शब्द मिनीलैटरलिज्म, यानी कि भविष्य के गठबंधन जो छोटे हों, लक्ष्य केंद्रित हों,
लचीले हों और एक्शन ओरिएंटेड हों। हम मिनीलैटरलिज्म के दौर में प्रवेश कर रहे हैं। दूसरा, बैलेंस ऑफ पावर को समझिएगा, मेडिटेरियन में नया संतुलन, एनर्जी और सिक्योरिटी के कन्वर्जेंस को लेकर के, एनर्जी सिक्योरिटी, भू अर्थशास्त्र में भू राजनीति, आईएमईसी का स्ट्रेटेजिक महत्व और मल्टी अलाइनमेंट, जहां पर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी 2.0 की बात करते हैं हम, नैम से आगे और प्रेगमेटिक एंगेजमेंट की बात करते हैं। ये सारे मुद्दे आपके लिए यूपीएससी में इंपॉर्टेंट हैं। और इसके साथ साथ ऐसे में आप अगर देखें तो 21वीं शताब्दी में गठबंधन निर्माण और भारत की विदेश नीति में निरंतरता और परिवर्तन जैसे मुद्दों में आप इस चीज को, इनके कॉन्सेप्ट्स को और जो टर्मिनोलॉजीज मैंने इस्तेमाल की हैं उनको प्रयोग कर सकते हैं। इंटरव्यू के एंगल में अगर हम देखें तो तुर्की पाकिस्तान एक्सेस, ग्रीस में भारतीय हित और मेडिटेरियन क्वाड की संभावनाएं, इन मुद्दों पर आपके लिए प्रश्न बनते हैं। तो इस प्रकार से यह टॉपिक यूपीएससी के बहुत सारे एंगल्स को कवर करता है। आप इसे ध्यान से समझिएगा, इसके दिए गए टर्मिनोलॉजीज और कॉन्सेप्ट्स को भी समझने का प्रयास कीजिएगा। एक छोटा सा अनाउंसमेंट उन बच्चों के लिए जो 2027 या 2028 के लिए यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हमारा निर्माण बैच लॉन्च हो रहा है 27 जनवरी 2026 को। इस बैच में आपको हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश में बैचेस मिल जाएंगे। 18 बुक का सेट दिया जाएगा, रेगुलर क्लासेस, मेंटरशिप, राइटिंग प्रैक्टिस, टेस्ट सीरीज, ये सब चीजें दी जाएंगी। और इसके साथ साथ आपको प्रीलिम्स से पहले प्रीलिम्स रिवीजन प्रोग्राम, मेंस से पहले मेंस रिवीजन प्रोग्राम, कई सारी स्कॉलरशिप्स और दिल्ली में रेजिडेंशियल प्रोग्राम्स भी दिए जाएंगे। इन सब की डिटेल्स आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर के देख सकते हैं और साथ ही साथ हमारे ऐप या वेबसाइट पर विजिट करके भी देख सकते हैं। आपको जब भी इसमें एडमिशन लेना हो जल्द करिएगा। 27 जनवरी से हमारे बैच शुरू हो रहे हैं। ध्यान रखिएगा, अगर आप पीके लाइव कोड का इस्तेमाल करते हैं तो आप हमारे हर कोर्स पर मैक्सिमम डिस्काउंट भी पा सकते हैं। तो अगर आपको एडिशनल बड़ा डिस्काउंट चाहिए तो पीके लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिएगा। जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं बैचेस। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। चलें जी, वीडियो खत्म हो गई। बड़ी इंटरेस्टिंग थी वीडियो, वैसे यूनिक वीडियो थी आज। साफ ज़ाहिर है कि भाई जो हाल ही में जो सऊदी अरब और पाकिस्तान का डिफेंस पैक्ट साइन हुआ है, तुर्की भी चाहता है कि भाई हम भी इस ग्रुप में इस तरह शामिल हो जाएं, इस तरह के कतर भी। तो अच्छा, ये ग्रुप तो भाई साफ ज़ाहिर है कि भाई जो भी चीज़ें मजहबी से चीज़ों से हट के जो है वो इम्पोर्टेंस रखता है भाई साहब कि आपके जो ज़ाती जो कंट्री के मफादात होते हैं, एक दूसरे की सपोर्ट जो है हर मंच पे, जिस तरह कश्मीर के मामले पे तुर्की सपोर्ट करता है, तो इंडिया का जो पहले स्टांस जो था वो खामोशी वाला था। अब जो उन्होंने भाई साहब अपना जो है स्टाइल चेंज कर लिया। अब जो है वो भाई साहब अगर कोई आपका दुश्मन है तो मतलब है तो उसके खिलाफ में उसके दोस्त दुश्मन के खिलाफ खड़े हो जाना है। तो जिस तरह भाई ग्रीस, साइप्रस और इजराइल है, तो इंडिया और वो जो एरिया है ना, वो समंदर वाला एरिया जो मेडिटेरियन सी, वो भाई साहब उसमें वाकई गैस के बहुत ज़्यादा भंडार है। और अगर बात करें तो वो हिस्सा जो आधा हिस्सा तो उसमें चलो इजराइल का था, जो यूएन की जो उन्होंने बांट की थी, आधा जो है वो फलस्तीन का हिस्सा था। लेकिन जो आस्ता आस्ता करके भाई उसने कब्जा लिया, गजा जो पट्टी बची थी, एक साफ ज़ाहिर कि भाई जिसका एरिया समंदर के साथ लगता है वो समंदर उसी का होता है, ऐसे है। तो वो भी एरिया जो है आस्ता आस्ता सफाई कर दी उसने। भाई ये सारी गेम पावर की है ना भाई, एनर्जी पे कंट्रोल तो भाई साहब साफ ज़ाहिर है इंडिया को अपना लालच दिख रहा है कि पता नहीं वो अब जिंदा भी है कि नहीं। आई मैक कॉरिडोर वो कहीं भाई बाइडेन चला गया, जो बाइडेन चला गया तो ट्रम्प है, लेकिन जब से आया उसका जिक्र टैरिफ और बढ़ा दूंगा अगर रशिया से तेल लेना बंद नहीं किया। उसका जिक्र तो नहीं हुआ, लेकिन ये पावर की गेम है भाई जान। भाई जरा कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि किसी भाई को पता हो तो क्या आई मैक कॉरिडोर पे काम चल रहा है या फिर वो ठंडे बक्से चला गया? कोई नहीं चल रहा। अगर चल रहा होता तो वो भला कुछ ना कुछ तो छुपने वाली बात थी। कहीं बोल रहे थे कि कब की खबरें निकल कर सामने ट्रेनें बन रही हैं, ये रेलवे ट्रैक जो है सऊदी अरब में बिछाए जा रहे हैं। अच्छा, देखते हैं क्या होता आई है। मैक कॉरिडोर तो भाई मेरे ख्याल में ठंडे बक्से में अगर चल रहा हो तो वो भी भाई ये बताइएगा। जो ग्रुप ये क्वाड वाला बनने जा रहा है जिसमें साइप्रस है, इजराइल है, ये क्वाड नहीं है, ये मतलब है ना, ये भी तो और चौथा इंडिया शामिल होने जा रहा है, तो वो सऊदी अरब के खिलाफ नहीं है वो वाला। हाँ, सऊदी अरब के सऊदी अरब के हक में है।
नहीं, सऊदी अरब का तो वहां पर लिंक ही नहीं बनता। वो कहता है वो जो एरिया है ना, वो क्लेम करता है तुर्की क्लेम वो करता है कि वो क्लेम हमारा करता है है। कि भाई हमारा है, तो वो ताकत के दम पे करता है भाई। लेकिन भाई वहां पे मैं कहता हूँ, पहले भी हमने बहुत अर्सा पहले इस पे वीडियो की थी। मैंने भाई यही बोला था कि मिल बांट के जो है वो निकाल के खा लो आपस में, बजाय लड़ने के। हाँ, कोई ना कोई रेशो सेट कर लो। ऐसे ही ऐसे ही होता है भाई। कि कोई रेशो सेट हो जाए और वहां से मिल मिला के निकाल। बात तो वही है, टेबल टॉक के बगैर तो ये नहीं तो काम फिर मुमकिन ही बापू नहीं। को दे दो, वो खुद निकाल लेगा। अमेरिका को बोल दो, उसने तो उसका तो काम ही यही है। हैं? आपको आपको आपस जैसे आपको आपस में लड़ने की जरूरत ही नहीं है। जैसे तारिक भाई कहते हैं अरबियों के वो आएगा ईमानदारी से अपना हिस्सा लेकर चला जाएगा। सॉरी यूसुफ भाई कहते हैं अरबियों की बदकिस्मती वहां से तेल हाँ, निकला। ऐसे ही है, तो वहां से भी वो आ जाएगा, उसे कौन सा मसला है। ऐसे ही है। तो बेहतर है ये दोनों मिल बांट के खा ले, ये ना हो जो बंदर वाली मिसाल थी जो रोटी के टुकड़ों को बांटता है। हाँ, ऐसे ही है। हैं? ये मिसाल ही ना बने। दो बिल्लियां आपस में लड़ रही थी। एक का पल्लड़ा बाड़ी, दूसरे का हिस्सा खा गया, उसका बाड़ी पहली का हिस्सा खा गया, एंड पे कहता है छलांग लगा के दरख्त पे, वो बेचारी भूखी बैठी कहता थी। ये हमने अपना जो है ना, वो जो इतनी मैंने मेहनत की उसका ले लिया। तो ये भी जो चीज है। और भाई वो एक और भी मिसाल है, बकरा कटेगा तो भाई बांटा तो जाएगा ही। ऐसे ही है। तो ये भी है कि भाई अब इंडिया जो इसमें भाई फायदा क्या उठा सकता है। इंडिया को दो फायदे हैं। एक तो भाई जब साफ जाहिर है कि भाई साइप्रस को जब सपोर्ट करेगा तो उसको भाई हथियार जो है वो दे सकता है, ग्रीस को हथियार दे सकता है, उधर से इजराइल से टेक्नोलॉजी ले सकता है। लेकिन जो है ना, अगर फायदे की बात करें ना, वो सिर्फ और सिर्फ तुर्की को काउंटर करने के लिए उनके साथ वो चीज़ें कर सकता है। लेकिन जो ज़्यादा फायदा देखा जाए तो भाई साहब जो अरब कंट्रियों के साथ जो रिलेशन है ना, अगर वो खराब करेगा इंडिया तो ज़्यादा लॉस है। एक तो भाई लाखों की तादाद में लोग जो हैं वो इंडियन जो है उधर काम करते हैं, फॉरेन रेमिटेंस कमाते हैं। दूसरे नंबर भाई सबसे ज़्यादा जो बड़े पार्टनर है ना, ट्रेड पार्टनर, वो अरब कंट्री हैं इंडिया की। कोई जी, शक इजराइल नहीं है, इजराइल नहीं है, साइप्रस नहीं है भाई। ना अभी साइप्रस अभी है, ना रिसेंट तो ग्रीस है, ना इजराइल है, जी। कोई वो नहीं है। अभी रिसेंट तो सबसे यूए बड़ा- के प्रेसिडेंट होके गए हैं। हाँ। इतने मुआहदे 100 बिलियन के हाँ जी। अगर बात बयानबाजियों तक रहे ना, जैसे मतलब तुर्की भी बयानबाजी ही करता है कश्मीर के मामले में हाँ। हाँ तकरीबन सिर्फ बयानबाजी। यार बयानबाजी से होता कुछ भी नहीं। कुछ नहीं, भी तो तुर्की ने कब फौजें भेजी हैं यहाँ नहीं, पाकिस्तान कुछ में भी नहीं। लड़ने के लिए? कुछ भी नहीं। बयानबाजी, आप भी बयानबाजियां करते रहो। और एक सर ने एक जो है ना बड़े अच्छी बात की है, मुझे ना बड़ी वो दिल को छुई कि जब तक आप टेबल पे नहीं ना बैठे तो आप मेन्यू में नहीं हो। तो भाई सही तरह पे किसी मामले में खुद को जाना नहीं तो भाई आपकी कोई वैल्यू ही नहीं। तो भाई जिस तरह तुर्की जो है इंडिया के खिलाफ कश्मीर के मामले में बोलता है, तो साइप्रस के मामले में इंडिया उसको सपोर्ट कर सकता है। ऐसे ही है। तो तुर्की को भी तो थोड़ी सी, इंडिया भी बहुत बड़ा कंट्री है, कोई तो शक ये जिस तरह होता है एक फर्क तो पड़ता है कि भाई फलाना कंट्री हमारे सपोर्ट में बात बोल रहा है। ऐसे ही। तो ये चीज़ है कि बस वो सपोर्ट तक है ना भाई साहब। जो है वो साइप्रस को अलहदा करवा सकता है इंडिया, ना जी तुर्की कश्मीर को अलहदा करवा सकता है इंडिया से। ऐसे ही है ना। ऐसे जी बिल्कुल ऐसे ही है। और जो जहाँ पे मैंने कुछ मैंने भी- पहले मेंशन किया कि बयानबाजियां हैं, हाँ वो बस करते वो रहे। करते जाओ, हाँ अपना फायदा लेते जाओ। जी ये बात है। इंडिया को ऐसा होना चाहिए कि भाई साहब जो है ना लचकीला, इधर से भी फायदा लो उधर से भी फायदा लो, बस न्यूट्रल रैक। इधर से पैसा कमाओ उधर से टेक्नोलॉजी लो। भाई साहब सिंपल सी बात है, अपनी चीजें बेचो। ये भाई ज्यादा नहीं, जो है अगर हार्ड मतलब खुल्लम खुल्ला दुश्मनी में आएंगे ना तो वो इंडिया के लिए नुकसान होगा। ऐसे वो ही है। इंडिया के लिए भाई साहब खुद बिल्कुल इंडिया बहुत समझदार है भाई साहब। किसी की जंग में कूदने की क्या वो नहीं जरूरत है? इंडिया की जाता। जो पुलिस थी ना कि किसी का लाइफ जो है जंगों में बनना ही नहीं। हाँ जी। हालांकि जो ये यूएई के साथ जो मुआहदे हो रहे हैं वो सऊदी अरब की तरह जिस तरह पाकिस्तान उस तरह का नहीं करेगा, क्योंकि भाई ये और पुलिस ही नहीं चीजें है। हैं, वो उनके और मुआहदे डिफरेंट। दूसरों की जंग में इंडिया का कूदना काम है ही नहीं। ऐसे ही। अपने आप को भाई इतना बड़ा कंट्री अपने आप को नहीं, संभाल लेकिन बड़ी ये बात। है कि उस मुआज पर अगर जंग होती है साइप्रस की तुर्की के साथ या ग्रीस की, तो फिर उस मामले में ज्यादा से ज्यादा हथियार दे सकता है, बस वो भी हाँ। बेचने ही है। कौन सा अब free बेचने हैं, ऐसी बात हाँ है। यही होता है कि टाइम पे किसी को हथियार दे दिए, यही हो सकता है, या उनकी तरफ से बयानबाजी हो जाए।
फौजें तो कोई भी नहीं भेजता ऐसे। कोई नहीं बेचता, ऐसी बात है। चलें जी भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। लेकिन ये है इस मामले में ना, अगर इंडिया अरबियों की तरफ झुका रहे तो वो ज्यादा बेहतर। वो तो पहले ही बता दिए, वो उनके लिए वो ज्यादा बेनिफिट बेहतर है। हथियार तो इनके भाई दुबई में भी बिक सकते हैं, ऐसी बात बिकते हैं। दुनिया में और भी कंट्री है हथियार लेने नहीं, की। नहीं, जो देखें- दिखता है वो बिकता, जो बनता है जो बिकता तो है इस ही तरह नहीं। इंडिया का यूरोपियन यूनियन के साथ जो है ना, अगर ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो जाता है तो ग्रीस भी वही कुछ है भाई। वैसे ही है। तो ऐसा ही है कि भाई अगर ये यूरोप के साथ रिलेशन बेहतर हो गए, उधर एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ा सकता है इंडिया। यही है कि भाई आज चाइना पावरफुल क्यों है, कि उसकी एक्सपोर्ट ज़्यादा है। जितनी इंडिया की इकोनॉमी उतनी उसकी एक्सपोर्ट है सिर्फ, सही। हैं, तो इसीलिए भी वो स्ट्रॉन्ग है। तो एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए सावधान है कि भाई आपके पास डेस्टिनेशन हो, वो इलाके हों जहाँ पर आप जो है वो चीज़ें बेच सको, वो आपसे खरीदें। तो यही चीज़ है। और जहाँ पर एनर्जी की बात है भाई, इंडिया इतना बड़ा है, अगर वहाँ से गैस निकलता है तो इंडिया को भी फ़ायदा है भाई, कल को गैस आसानी से सस्ता मिल जाएगा उधर से। हो सकता है भाई मुआहदे हो जाएं, ये उधर से खुद निकालें। चलें जी भाई, अपनी राय जरूर। ईरान से तो मिला नहीं आज तक, ईरान से तो ले नहीं पाए। ओ वहाँ पे अमेरिका भाई खराबियां खराबी करता है ना, ये भी तो है। ये जो पास बगल में था वहां से ला नहीं पाए, बात कुछ हजम नहीं हुई भाई मुझे तो। वहाँ पे भाई अमेरिका ने सैंक्शन जो लगा रखे हैं, ऐसे ही। तो पहले लेते थे, मनमोहन सिंह के दौर में लेते रहे, तेल भी लेते रहे, मेरे ख्याल में गैस भी लेते रहे शायद। ये चलें जी भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह। अल्लाह अल्लाह।